ये कि इमरान खान के वकीलों ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के वैसे ही बैठे हुए चाहने वाले यूथ है, तो वहां से तो इनको वो मिल जाएगी। दूसरी चीज जो है कि अवाम निकलेगी, अवाम नहीं निकलेगी, निकलनी होती अब तक निकल चुकी होती, निकलेगी यूके में, निकलेगी आपकी अमेरिका में, पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तान में अब नहीं निकलेगी अवाम। और छोड़े क्या इंडिया में किसी ने तोशा खाना पे हाथ डाला है मोदी जी से पहले भी, क्योंकि इंडिया को तो इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा महंगे गिफ्ट मिलते थे, ये भी बता दें। 370 आर्टिकल हटने के बाद जो उनकी डेवलपमेंट सोशल मीडिया पर दिखाई गई, सेलिब्रेशन की गई, पूरा कश्मीर जो है जगमगा रहा था और सब लोग इसका जश्न मना रहे थे। कश्मीर को कब्जा करके रखा है, और जब हम एक कानून को रिस्टोर करते तो वो टेक्निकली वो हमारा पार्ट हुआ। स्टेट एजेंसी जो होती है, स्टेट लेवल की एजेंसी, और स्टेट के जो सीक्रेट होते हैं, प्रोविंस लेवल के जो सेंटर के पास भी नहीं होते, वो बीजेपी को सारे मिल गए, फाइलें मिल गई, फोटो कॉपियां की 2.5 साल के अंदर और तोड़ दी और गवर्नर राज लगा दिया। Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए। आज हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही करंट इश्यूज पर खबरें चल रही हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक अहम मोड़ सामने आया है। इमरान खान साहब की जो है आने वाले टाइम में गिरफ्तारी सामने आई, उनको सज़ा जो है वो कोर्ट ने 3 साल की सज़ा दे दी है। अब देखते हैं आने वाला टाइम क्या कहता है। तो इस हवाले से हमने जुनेद जी को इनवाइट किया है इंडिया से, डिविक जी को भी हमने इनवाइट किया है पाकिस्तान से। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और इसके साथ साथ हम जो है कश्मीर इशू को भी डिस्कस करेंगे और उसमें भी एक अहम खबरें सामने आ रही हैं और साथ सऊदी अरब यूक्रेन सबमिट, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिविक जी से। सर, इमरान खान साहब जो कि बहुत फेमस हैं, बहुत पसंद किया जाता है, क्या कहेंगे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट से उनको आने वाले टाइम में उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा 3 साल के लिए। फिर से एक सिविल वॉर की तरफ जा रही है पाकिस्तानी आवाम और पहले ही इतना मैसिव लार्ज स्केल में प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में, यानी कि सियासत की तारीख में पहली बार नहीं हुआ कि इनको अरेस्ट किया जाए। इससे पहले बहुत से प्राइम मिनिस्टर अरेस्ट कर लिया जाता है या तो वो सजाएं भुगतते हैं जेल में बैठकर। क्या कहेंगे इसके पीछे आप, क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है और इसका कंपैरिजन बाद में हम जुनेद से भी पूछेंगे इंडिया की तरफ से। जी डिविक जी। देखिए, इसके अंदर जो पहली चीज है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, सेम डे जजमेंट, सेम डे अरेस्ट कर लिया। तोशा खाना के केस में 3 साल की सजा, 6 महीने तक वो बेल भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये कि इमरान खान के वकीलों ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के वैसे ही बैठे हुए चाहने वाले यूथ है, तो वहां से तो इनको वो मिल जाएगी। दूसरी चीज जो है कि अवाम निकलेगी, अवाम नहीं निकलेगी, निकलनी होती अब तक निकल चुकी होती, निकलेगी यूके में, निकलेगी आपकी अमेरिका में, पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तान में अब नहीं निकलेगी अवाम, और निकली भी नहीं है। अभी देख ली मैंने, सारी न्यूज देखी है, कहीं पे भी एक कुत्ता भी नहीं निकला है पीटीआई का यूथ या जो भी है। उसके बाद आप तीसरी चीज पे आते हैं, तोशा खाना। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार तोशा खाना पे सजा दी है, क्योंकि यार देखो तोशा खाना तो सारे प्राइम मिनिस्टर ने की है, ठीक है, ये तो अगर सजा देनी तो फिर बाकियों को भी फिर देनी पड़ेगी ना, और सबसे ज्यादा तो जरदारी साहब को देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वैल्यू में देखें, वैल्यू वाइज तो सबसे ज्यादा जरदारी साहब लेके गए, यूसुफ रजा गिलानी लेके गए। लेकिन और हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इसको फॉरेन फंडिंग केस में सजा होगी। उसकी वजह ये है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है ना, वो पाकिस्तान में किसी पे भी नहीं लगा, ठीक है, किसी पे भी नहीं लगा है। और उसके अंदर इल्जाम क्या है, 96 में कहते थे कि ये इजराइल का एजेंट है, 5-6 में कहते थे इमरान खान अमेरिका का एजेंट है, अब बोलते हैं कि इसको इंडिया का एजेंट है। फॉरेन फंडिंग के अंदर इसको तीनों मुल्कों से फंडिंग आई है, इसने एक को भी नहीं छोड़ा, तीनों जगहों से इसको फंडिंग आई है, और ये इल्जाम किसी और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नहीं है। पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन जो इसने फाड़ा था, जो असेंबलियां तोड़ी थी, उस पर कर लेते, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस ने कॉन्स्टिट्यूशन आज तक नहीं फाड़ा, तो उस पर कर लेते। लेकिन ये तोशा खाना, ये मतलब सीधा सीधा क्लियर मोटिव दिखा रहा है कि भाई आपको 6 महीने, अब देखे ना इसके अंदर ये भी डाला कि 6 महीने तक बेल अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या है, 6 महीने तक वो डिस्क्वालीफाई भी है, जब तक बेल अप्लाई करके बाहर नहीं निकलते, 6 महीने तक अंदर भी है। 9 तारीख को आखिरी दिन है, तो 10 तारीख से आपकी केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, इलेक्शन इसके बीच में हो जाएंगे, नवाज शरीफ आ जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दूसरा देखें, सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्या पता मंडे को फिर इमरान खान बाहर आ जाए। मंडे भी की क्या बात है, आज रात को आ जाए, कल आ जाए,
सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के लिए तो संडे को भी रात को 12 बजे खुला है, ये नहीं है कि खुल सकता है, खुला है, हमारे पास एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने संडे को भी जजमेंट दी है भाई इमरान खान की फेवर में। उसके अलावा आप इसके अंदर जो आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि सितंबर में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी चेंज हो रहा है जो पीटीआई का है, और चीफ जस्टिस भी चेंज हो रहे हैं, जस्टिस फायज ईसा। और मैं जस्टिस के बारे में बताना चाहूंगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा ये तो नहीं पता, जस्टिस हमें पता है। जस्टिस की फायज ईसा वो बंदे हैं जिनकी किसी से ही नहीं बनती, वो मतलब ऑनेस्ट बंदे जो होते हैं ना पॉलिटिकली अलाइंड है ना एस्टेब्लिशमेंट से अलाइंड है। फिलहाल मतलब बंदियाल, फिलहाल अता बंदियाल है। हाँ, जो कि पीटीआई के कारकुन समझ में तकरीबन आते वो हैं। वही समझ लें, कारकुन समझ लें, दिलदार समझ लें, जो समझना समझ लें, जो बोलना चाहे सब बोल सकते हैं। सही हो बट गया जुनेद जी। उन्होंने बेल देने का 10 मिनट में 12-13 बेल दे दिया था, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 16 मिनटों में 6 बेलें। जुनेद जी, मेरा आपसे भी सवाल है, यही सवाल है, लेकिन आप इंडियन हैं और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या राय है? क्या आपकी हिस्ट्री में इस तरह गिरफ्तारियां हैं और क्या आपके पॉलिटिशियंस को भी इस तरह गिरफ्तार किया जाता है? क्या कहेंगे? और ये एक क्या कहेंगे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होने वाली है? इसमें एक मैं भी ऐड करता चलूं, उसका भी जवाब दीजिएगा। गिरफ्तार हुए नहीं हुए उसको छोड़े, क्या इंडिया में किसी ने तोशाखाना पे हाथ डाला है मोदी जी से पहले भी? क्योंकि इंडिया को तो इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा महंगे गिफ्ट मिलते थे, ये भी बता दें। मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसा कुछ तोशा खाने के जो ट्रेजरी जो होता है उसकी कोई लूट हुई हो। अगर कल को कोई नई एविडेंस निकल आते कांग्रेस के एरा के, या जो और भी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो कुछ निकल आते, तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन मोदी जी का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था आपके यहाँ, जब जो उन्होंने बोला था कि जो ट्रेजरी में जो हमारे जो फॉरेन गिफ्ट्स मिलते हैं हम उनको नीलाम करके गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते, जब वो गुजरात के सीएम थे। और इमरान खान तो हमारे भी फेवरेट है, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान को तोड़ने में लगे, मुझे भी मन कर रहा है कि मैं भी पीटीआई ज्वाइन कर लूं। तो अगर देविक भाई कोई रास्ता निकाल पाए कि मैं भी पीटीआई ज्वाइन करूं तो बड़ी मेहरबानी होगी। विवेक भाई का तो खुद का रास्ता नहीं निकल रहा। मैं भी पीटीआई का कारकुन बनना चाहूंगा। और हमारे यहाँ पास्ट में एक आध इंसिडेंट हुए हैं, बहुत इस लेवल के नहीं हुए। इंदिरा गांधी की जब सरकार चली गई थी, पार्टीशन ये 75 में जो इमरजेंसी आई थी उसके बाद से मोरारजी देसाई की सरकार जो बनी थी, तो उन्होंने रिवेंज लेने के लिए इंदिरा गांधी को जेल भेजा था, जो कि 6-7 महीने के बाद वो वापस भी आ गई थी। और उनकी सरकार जो थी, जो मोरारजी देसाई की, वो इंटरनल क्लैशेस की वजह से गिर भी गई थी। और फर्दर ये हुआ कि फिर इंदिरा गांधी ने रिवेंज बैक लेना शुरू किया। उसके बाद से जो जनसंघ जो जो थी, जो कि आरएसएस जनता से दल, affiliate- जनता दल, जनता दल। जनता दल, तो वो आरएसएस से एफिलिएटेड थी। तो आरएसएस के एक पब्लिक डिस्कोर्स में एक चीज चली गई कि एक दूसरे के फैमिली को या पॉलिटिशियंस को टारगेट नहीं करने। और मेरी पर्सनल जानकारी ये है कि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उन्हें मोहन भागवत ने पर्सनली बोला था कि कांग्रेस में जो छुटभैया नेता है उनको जो भी करना है करो, माँ बेटे को हाथ मत लगाना। इसके अलावा एक इसीलिए नेशनल हेराल्ड की जो पहली हेयरिंग थी पूरा दिल्ली बंद कर दिया गया था, पर मोदी जी और अमित शाह टीवी पे बैठ के ढोकला खा रहे थे, सारा तमाशा देख रहे थे। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और इंसिडेंट हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे और बड़े अच्छे काम किए उन्होंने, जो इकोनॉमिक रिवाइवल पीवी नरसिम्हा के जिम्मे जाता है। तो उनके टाइम पे एक बहुत बड़ा यूरिया स्कैम हुआ था, और वो यूरिया स्कैम में जो पैसे थे वो प्राइम मिनिस्टर के बेटे के अकाउंट में गए थे, और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बेटे को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ था। तो ये दो पब्लिक मेमोरी में दो इंसिडेंट मुझे दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ अगर कंपेयर करें तो ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं जो सरकार जाने के बाद से या तो निपट गया है या जेल में रहा है। तो ये आपके यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर बनना शेर की सवारी करना है, जब तक आप शेर पे हैं तब तक ठीक है, उतर गए तो अच्छा, चले आने वाला टाइम ही बताएगा कि इमरान खान साहब के साथ क्या मामलात होते हैं और पाकिस्तानी आवाम
करवट जो है वो रहती है। और लास्ट बार जब गिरफ्तारी हुई थी तो वो भी हमारे सामने है, इससे पहले और भी बड़ी गिरफ्तारियां हमारे सामने आई थी और हमने देखा कि बेनज़ीर को भी जो है वो जेल में रखा गया, नवाज शरीफ को भी जेल में रखा गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी जेल पे रखा गया, फिर एंड में उनको सजा हो गई थी। तो हमारी मतलब हिस्ट्री में, सियासत की हिस्ट्री में ये पहली बार नहीं हुआ, इस तरह के बहुत बार केसेस हमारे सामने आए हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहना गलत नहीं होगा। जिसकी यानी कि हुकूमत होती है वो ऑपोजिशन पार्टी को जो है वो बड़े टफ टाइम देती है, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा हो इंडिया पाकिस्तान का। मैं एक शॉर्ट सा कोटेशन ऐड करूंगा जो मैंने कहीं पढ़ा था इंटरनेट पे, और प्लीज इसको अदरवाइज ना ले। मैंने कहीं पढ़ा था कि व्हेन जो सादिक अमीन जो आपके जो फरिश्ते हैं, व्हेन डैश हैव टू फक द डेमोक्रेसी दे यूज जुडिशरी एज ए कॉन्डम। और कार्ल मार्क्स का भी है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। जी अच्छा, ये जुनेद जी जो आपने एक बात की ना, ये 77 के बाद जो गिरफ्तारी हुई थी, 77 के बाद ये जो आई थी मोरारजी देसाई की जनता दल की कोएलिशन में। अच्छा रे भाई, आपको मैं बता दूं, जनता दल बीजेपी से पहले जनता दल थी, दैट वाज अ प्रीडेसेसर, बीजेपी उसकी सक्सेसर है। 81-82 में बीजेपी बनी थी, जनता दल जब टूट गई थी। उसके अंदर जुनेद जी आपको ये पता है कि उसके जब ये गिरफ्तार किया गया था, उसके अंदर दो लोगों का एक बहुत बड़ी अहम भूमिका थी, वो उनका नाम है मोरारजी देसाई। नहीं, भोलानाथ पांडे एंड देवेंद्र पांडे, इनका नाम कभी सुना है? भोलानाथ पांडे, कुछ स्कैम्स में मैंने नाम सुना इनका। ये मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, तो ये आप पढ़िएगा जरूर, ये मेरी तरफ से आपको आज का गिफ्ट। बिल्कुल सही हो गया। मैं अपने नेक्स्ट सवाल पे आऊं, नेक्स्ट टॉपिक भी जी जी। आपसे डिस्कस करना है। सबसे पहले तो कश्मीर इशू पर, ठीक है, हमारे शहबाज शरीफ ने बीजेपी यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से अपील की है कि जो आपको पता है आर्टिकल 370 हटाए, कल यानी कि कल, हाँ मेरे ख्याल से कल या परसों जो है, इसको पूरे 4 साल कंप्लीट हुए हैं इसको हटाए। और आज जो है उन्होंने अपील की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से कि कश्मीर में रिक्वेस्ट है कि आप 370 के आर्टिकल को दोबारा लेकर आइए। तो दिविक जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? शहबाज शरीफ ने जो आर्टिकल 370 का बोला है, पहली चीज, इंडिया ने जो आर्टिकल 370 हटाया वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट था, टेम्पररी था, कॉन्स्टिट्यूशनली तरीकेकार से हटाया। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक वो PIL भी डाली हुई है, तो ऐसी बात है, उसका जजमेंट सभी को पता है, DYC क्या देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, 5 साल हो गए हैं, आज मेरे ख्याल में 5 साल हो गए, 19-23, 4 साल, 4 साल दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, OIC ने एक्सेप्ट कर लिया, अरब लीग ने एक्सेप्ट कर लिया, इंडिविजुअली भी कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी कर लिया। ये वही बात है कि जब आपको किसी के साथ रिश्ते नहीं बनाने होते ना, तो आप ऐसी बातें करते हैं। ये वो स्टेटमेंट है, सीधी सी बात है, जो आपको पता हो ना कि वो नहीं होना। तीसरी चीज, आर्टिकल 370 से पाकिस्तान का क्या जाए, वो इंडिया का इंटरनल मैटर है। अगर कल उठ के पाकिस्तान बोल दे कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अहमदियों को मुसलमान करार कर दो, या ये हिंदुओं को प्राइम मिनिस्टर बनने की इजाजत दे दो, या कुछ भी ऐसा अमेंडमेंट, वो पाकिस्तान का इंटरनल मसला है ना, आप इंडिया के इंटरनल मसले में क्यों पड़ रहे हैं? ये तीसरी चीज है। चौथी चीज, पाकिस्तान इस चीज का कुछ उखाड़ नहीं सकता, सिर्फ बोल सकता है, तो वो बोलता रहे, कुछ नहीं कर सकता। जब वहां के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है ना इस चीज को, जिन लोगों को अफेक्ट करता था, चाहे पॉजिटिवली करता था चाहे नेगेटिवली करता था, उन्होंने इसका रिमूवल एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर हम लोग कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? जुनेद जी आपसे भी यही सवाल है कि हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने आपके प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि वो 370 आर्टिकल को जो रिमूव किया था उसको दोबारा से कश्मीर में ले आए। और मैंने देखा सोशल मीडिया पर कि 4 साल कंप्लीट होने पर 370 आर्टिकल हटने के बाद जो उनकी डेवलपमेंट सोशल मीडिया पर दिखाई गई, सेलिब्रेशन की गई, पूरा कश्मीर जो है जगमगा रहा था और सब लोग इसका जश्न मना रहे थे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली जो नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ ने जो बात बोली,
वो हमारे मतलब आपके जो नैरेटिव है उसको सूट नहीं करता। आप क्या कहते हैं कि हमने मतलब कश्मीर को कब्जा करके रखा है, और जब हम एक कानून को रिस्टोर करते हैं तो वो टेक्निकली वो हमारा पार्ट हुआ, तो वो अपील कर जी सर नैरेटिव को सूट करता है, क्योंकि आप नैरेटिव की जब बात करते हैं तो उसमें 25 करोड़ आते हैं। नैरेटिव को सूट करता है, पर हमारी जरूरतें और हमारे हालात को सूट नहीं करता। ये सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला आपने। और ये रिवर्स होना अब तो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होना। और तीसरी चीज ये है कि आप हमेशा बोलते हो कि जब तक 370 और 35 पे रिस्टोर नहीं होता हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे, तो आप ट्रेड ना करें, हम ऐसे ही खुश हैं और आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। और मुझे अच्छी तरह से याद है जो डेवलपमेंट हो रहे थे, और मैं एक कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था और सारे लोग टेबल के नीचे मोबाइल चेक कर रहे थे कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, और उस वक्त किसी को आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा गवर्नमेंट स्टेप लेगी। ऑल दो 2017 में मेरे एक दोस्त थे जो कि इनकम टैक्स से कमिश्नर हुआ करते थे, रिटायर्ड हो गए। उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि साल 2 साल की बात है, 370 35 में हम रिमूव करने वाले। और मुझे बड़ी हंसी आई थी कि ये क्या बात कर रहे, कैसे रिस्टोर करेंगे, इसको हटाएंगे। तो उन्होंने बोला था कि एक टेक्निकल लूप होल है जिसका हम फायदा उठाएंगे। और बाद में पता चला कि जो पीडीपी से जो गवर्नमेंट के साथ जो टाई अप किया उन्होंने, वो सारी उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। और हम लोग ट्रोल किया करते थे कि ये जो पीडीपी जो थी, जो एक टाइम पे हिजबुल मुजाहिदीन हुआ करती थी, हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों को ही डिफेक्ट करा के पॉलिटिकली लाया गया था। ये सारे एक्स टेररिस्ट के साथ बीजेपी की कोalition में बैठी हुई है। और जब ये चीजें हुई, इसका जवाब सर इसका जवाब मेरे को देने दें। उससे ये हुआ कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट ने कोalition बनाई तो स्टेट एजेंसी जो होती है, स्टेट लेवल की एजेंसी और स्टेट के जो सीक्रेट होते हैं, प्रोविंस लेवल के, जो सेंटर के पास भी नहीं होते, वो बीजेपी को सारे मिल गए, फाइलें मिल गई, फोटो कॉपियां की 2.5 साल के अंदर और तोड़ दी और गवर्नर राज लगा दिया। फिर वहां की विधानसभा को लोकसभा के पास पावर्स दे दी और गवर्नर राज को एक्सटेंड कर दिया। फिर यूनियन टेरिटरियां बना दी, यूनियन टेरिटरियां बना के 370 हटा दिया। ये देखें रिबा, इसके ऊपर पूरा हमें 2 घंटे का प्रोग्राम होगा। अगर हम 16 से शुरुआत हुई है, आपको अगर लगता है ना 19 में हटा है, नहीं, इसकी शुरुआत 16 में हुई थी। और मुझे 2017 के अगस्त में मुझे बताया गया था कि ऐसा हम कुछ करने वाले हैं। अच्छा सर, हमें शक पता है कब हुआ था? मतलब 1600 में पता तो था, काम शुरू हो गया, लेकिन जो एक होता है ना करीबी टाइम के 2 महीने लगेंगे, 3 महीने, वो हमें पता चला था जब अमित शाह को होम मिनिस्टर बनाया 19 में, और उनके होम मिनिस्टर बनने के 1 महीने के बाद अजीत डोभाल रातों रात बगैर किसी कोई मसले के, बगैर कुछ दंगे के कश्मीर पहुंच जाते हैं पब्लिकली जो वो ट्रैवल कर रहे थे। और उसके 1 महीने बाद फिर आपकी मिलिट्री की डिविजन्स वहां पर चली जाती है। ठीक है, जो न्यूज को पढ़ना नहीं होता, न्यूज को समझना होता है। जो समझेगा ना उसको हमेशा हर चीज पहले पता चल जाएगी न्यूज़पेपर से। जो पढ़ेगा उसको कभी कुछ समझ में नहीं आना। ये आपसे सवाल है कि बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं अरब के इन्फ्लुएंसर कश्मीर में जाकर कश्मीर की ब्यूटी को, कश्मीर के डेवलपमेंट को, कश्मीर में जो जश्न मनाया जा रहा है, उन सारे मामलात को देखते हुए अरब के इन्फ्लुएंसर कश्मीर, इंडियन कश्मीर गए तो बड़ा अप्रिशिएट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें वो सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ ना, कश्मीर की खूबसूरती अगर उधर है तो इधर भी है। लेकिन एक बात होती है ना, हर चीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की अच्छी सड़कें, अच्छी बिल्डिंग्स और ये प्रॉपर हाउसिंग जो होती है ना, वो वहाँ की खूबसूरती को कॉम्प्लीमेंट करती है। अच्छा सर, हम देखते हैं कि अरब के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो इंडियन कश्मीर गए हुए हैं और देखें वहाँ की तारीफ कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अब तो अरबी भी जो है वो इंडियन कश्मीर को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया की पॉलिसीज जो कश्मीर में बनाई गई हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप वो देख के? देखें बात अरबी की नहीं है, बात है कोई भी इंसान जाएगा तो वो करेगा ही जो खूबसूरती है। लेकिन खूबसूरती जो होती है ना वो दोनों जगहों पे है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। लेकिन इंडिया की खूबसूरती ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ की कंस्ट्रक्शन, वहाँ की डेवलपमेंट है ना, वहाँ पर वो जो हर चीज है वो कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को। नेचुरल ब्यूटी और जो सिटी ब्यूटी जो है, कंस्ट्रक्शन जो ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। पाकिस्तानी वाली साइड पे खूबसूरती तो वही है ना, ठीक है, वही कश्मीर है, वही पहाड़ है,
काफी पहाड़ तो आपके कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, वही नदी है, आधी उधर आधी इधर है। बात ये कि यहाँ की जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो उस खूबसूरती को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, वो चांद पे दाग वाली बात है ना, वो हो जाता है। कितना भी अच्छे कपड़े पहन लो, अगर इतना सा भी अगर पेन का डॉट, पेन की इंक भी लग जाए जो इधर पॉकेट पे, तो आपकी पूरा कपड़े खराब हो जाता है, आपका लुक खराब हो जाता है। तो ये वही बात है, दुनिया का जो बंदा जाएगा ना, आप खुद बुला लो, आप पे करके बुला लो। पाकिस्तान में इतने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स, ट्रैवल व्लॉगर्स इमरान खान के टाइम पे आए थे, पे किया था ना गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल जो आए थे। एग्जैक्टली। आप आप अरबियों को बुला लो पे करके अपने आजाद कश्मीर में, पता चल जाएगा। और खुद क्यों आते नहीं आ हैं रहे, सबसे बड़ी बात, खुद क्यों नहीं आते सर यहाँ पर वो पर? अरबी आते आते हैं यहाँ हैं पर हंटिंग करने, हंटिंग करना, हाँ। हंटिंग करना। तो जुनैद जी, आपकी इस हवाले से क्या राय है कि आपकी कश्मीर की तो बड़ी वाह-वाह कर रहे हैं अरब के इन्फ्लुएंसर। डेविक जी ने तो अपनी राय पेश कर दी है, आपकी क्या थॉट्स है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? रिबाहा, आपके यहाँ एक सिटी है फैसलाबाद जिसको लायलपुर बोलते हैं, और आपने उसका नाम किंग फैसल के नाम पे रखा, और मैं समझता हूँ बोलते कि थे, मुझे बोलते हाँ थे, लायलपुर हाँ बोलते थे। अब मगर फैसलाबाद बोल। हाँ, मुझे नहीं लगता कि किंग फैसल को कभी पता भी चला होगा कि उनके नाम पे कोई सिटी भी रखा आप लोगों ने। तो एक कराची का सबसे बड़ा रोड भी उन्हीं के नाम पर है, शाराए फैसल। सराय फैसल, बिल्कुल, ये कटी पहाड़ी के आसपास है ना। नहीं नहीं सर, कराची का मेन रोड है वो, कराची की जान है वो रोड बंद तो कराची बंद। हाँ, वो जो आप जो पोर्ट वाले एरिया की बात कर रहे हो ना। वो पूरा पोर्ट से होते हुए, एयरपोर्ट से होते हुए, पूरे शहर के बीच में चीरते हुए वो दूसरे पोर्ट और दूसरी साइड तक जाता है, पूरा शहर को कवर करता है वो। और उसके पास में जो दो आइलैंड्स भी दिखते हैं ना साथ में, आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं, वो दूसरा रोड है, वो दूसरा रोड है। अच्छा, हाँ, वो साइड ही दूसरी है। कराची के बेसिकली 2-3 इलाकों के बारे में ही जानता हूँ, मच्छर कॉलोनी, लियारी। क्योंकि आप लोगों ने मजबूर कर दिया। क्लिफ्टन नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं, हमारे मुंबई के वो मेहमान कुछ गए थे। दामाद है भाई। कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दामाद के बारे में? नहीं सर, अब क्या बोले उसको, छोड़ो। आपका दामाद है कि हमारा, यही नहीं समझ में आ रहा अभी तक तो। खिला पिला तो आप ही रहे हैं। और रिबा जहाँ पे रहती है वहां पे भी एक है, लेकिन वो एक टाइम था जब रेबा के पास एक नहीं है, रेबा जहाँ रहती है वहां पर बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन जो पर्टिकुलरली एक जो है, जो इंडिया में नंबर 1 आते हैं और जिनको मुंबई के लिए ही जाना जाता है, वो भाई साहब जो है सर उनकी ऐसे चाली। नहीं, दोनों को मुंबई के लिए जाना जाता है, अब ये तरह आप गलत बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, बस दोनों को। ये साल अलग है, एक का 2000 क्या है 8-9 है, एक का 2008 93 है, 9 एक का 93, जानते दोनों मुंबई से है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो वो भाई साहब की पढ़ाई लिखाई सऊदी अरब में ही हुई है, और एक टाइम तक वो सऊदी अरब के ही एसेट हुआ करते थे। फिर बाद में इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए कि सऊदी ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया फिलहाल। और हमने कोशिश की थी, और मेरी जो मालूमात है कि उनके पैर पे चोट लगी है, इसलिए अभी भी पब्लिकली चल फिर नहीं पाते, जो अटेम्प्ट किया था पिछले साल जो। और किसने अटेम्प्ट ऑल्दो किया था? जौहर टाउन, अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। जौहर टाउन में वो घर में बैठे थे। ऑल्दो खबर ये आई थी कि वो जेल में है, और जी। इंफॉर्मेशन मिल गई तो एक गाड़ी में बम डाल के घुसा दिया घर में। दीवार गिरी, चाय पी रहे थे भाई साहब, वो दीवार पूरी पैर पे गिर गई थी, और अभी भी लंगड़ के चलते हैं। अच्छा, ये वही तो नहीं है जो ये लास्ट ईयर पाकिस्तान कह रहा था कि हमारे पास प्रूफ, जनवरी की खबर है शायद, जनवरी में पाकिस्तान ने कहा था ये प्रूफ है, हम यूएनएससी के पास जा रहे हैं। हाँ, जौहर टाउन को लेके प्रूफ दिए थे हिना रब्बानी खान ने। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भाई साहब वही थे। अच्छा सर, आप तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डेवलपमेंट के हवाले से, और अरब की अगर बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं उनकी। आपके अजीत डोवल जो हैं वो यूक्रेन समिट में गए हैं, जो पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, इस वाले हवाले से आपकी क्या राय है?
इस पे रिबा मेरे को आप पहले वन वर्ड आंसर दें कि पाकिस्तान को क्यों बुलाना चाहिए समिट में। क्योंकि पाकिस्तान भी इस दुनिया का हिस्सा है इसलिए। आप इस दुनिया के हिस्सा नहीं हैं। दुनिया के हिस्सा तो बहुत सारे मुल्क हैं, बहुतों को नहीं बुलाया, तो ऐसा पाकिस्तान ही में ऐसा क्या है? नहीं, पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो उसको बुलाया? पाकिस्तान में वो है जो किसी के पास नहीं है। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो फिर वो जो है ना आप वो लाहौर के नाम मैं समझ सकता हूँ। नहीं, फिर कुछ भी नहीं है जो उधर जाके कंट्रीब्यूट करे ना यूक्रेन समिट में। क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, कोई डिप्लोमेसी है? क्या रशिया सुनेगा पाकिस्तान की, या क्या जेलेंस्की सुनेगा? यहाँ तक के कॉमेडियन भी नहीं सुनेगा। ऐसे बोलते हैं केजीबी के एजेंट तो छोड़ो, केजीबी के चीफ को छोड़ो, एक कॉमेडियन भी पाकिस्तान की नहीं सुनेगा, तो क्यों बुलाया जाए? ठीक है, आप दो मुल्कों पे दबाव डालते हैं कि आप लोग पीस करें, उसके लिए आपको इंटरनेशनल पावर चाहिए, डिप्लोमेटिक पावर चाहिए, आपको इंटरनेशनल स्टैंडिंग, इकोनॉमिक स्टैंडिंग भी चाहिए, ट्रेड की स्टैंडिंग भी चाहिए कि ट्रेड की भी एक बातों बातों में थोड़ी सी ब्लैकमेलिंग टाइप होती है, मिलिट्री पावर भी आपको चाहिए, हर एक चीज चाहिए। पाकिस्तान के पास ऐसी एक चीज भी है जो उधर जाके देखे, कोई भी उधर सीधा जाके धमकी नहीं देगा, ना रशिया को दे रहा है ना यूक्रेन को दे रहा है कि बंद करो नहीं तो अब हम चढ़ रहे हैं तुम्हारे पास। बातों बातों में फटली, ये डिप्लोमेसी के खेल होते हैं, इशारों इशारों में ये सारी चीजें गिनवाते हैं लोग, कोई भी सीधा नहीं बोलता। पाकिस्तान क्या गिनवाएगा? एक ही चीज, हमारे पास एटम बम है, एटम बम दुनिया में सबसे ज्यादा रशिया के पास है, और यूक्रेन अगर चाहे तो आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा जल्दी अगर कोई एटम बम बना सकता है तो वो यूक्रेन बना सकता है। यूक्रेन के पास सबसे ज्यादा एनरिचमेंट प्लांट्स हैं, जितना जल्दी यूक्रेन यूरेनियम को एनरिच कर सकता है ना, इतना जल्दी रशिया और अमेरिका भी नहीं कर सकते। यूक्रेन कुछ दिनों की यूं चुटकी बजाते ही एनरिच कर सकता है। सारा गेम एनरिच करने का होता है, नहीं तो बम तो बनाने में कितना टाइम लगता है। तो आप किसको धमकी देंगे एक एटम बम को लेकर? और पाकिस्तानी को मैंने देखा अपने मुस्लिम ब्रादर मुल्क को नहीं बुलाया। इसमें मुस्लिम ब्रादर मुल्क का क्या लेना देना? इधर यूक्रेन की बात हो रही है, उधर रशिया की। एक तो हर चीज में ये पता नहीं कैसे आ जाता है, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। जुनैद जी, आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप तो बड़े खुश हैं कि आपके अजित डोवल जी जा रहे हैं। जब अफगानिस्तान का सबमिट हुआ था, रशियंस ने जो कंडक्ट कराए थे 2019 में 20 में भी, तब आपको नहीं बुलाया गया। ऑल्दो मुस्लिम का जो आपका जो कार्ड है कि हम मुस्लिम हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया गया, तो अब तो क्यों ही बुलाया जाए जब ये यूक्रेन का मामला है और ये बड़े कंट्रीज के बड़े पावर्स का गेम है। इससे आपका क्या लेना देना? आप अपना सोमालिया इथोपिया का कुछ सबमिट हो तो उसका सोचे, उसकी बात करें। आप क्यों यूक्रेन के बारे में सोचते हो? ऑल्दो वो भी आपको दाना नहीं डालेंगे क्योंकि उनको भी भरोसा है कि आपका पीएम उनसे भी कर्जा ना मांग ले। सही। तो सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान फिर अगर ये जैसे आपने कहा कि जब अफगानिस्तान सबमिट हुआ तो उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, तो ये जो मजहब का कार्ड है ये उन तक ही, मतलब वहां पे भी नहीं चला। तो सर फिर इसके पीछे बिहाइंड रीजन क्या है कि अब क्या ये इस्लामिक कंट्रीज ये भी समझ चुकी हैं कि पाकिस्तान क्यों जो है वो आगे हम उनको इनवाइट नहीं करते, और पाकिस्तान क्यों, क्या समझ रहे हैं वो, आखिर उनके टेंशन्स क्या हैं जो पाकिस्तान को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे? दो वजह है। पहली एक वजह है, एक फैक्ट है। पहला फैक्ट ये है, जब से अरब मुल्क बने हैं ना, पहले बात अरब मुल्कों को बनाने वाला भी ब्रिटिश है, पहली चीज। इसके अंदर अगर सब पॉइंट ये है कि उन्होंने कभी भी दुनिया में जाके ये नहीं बोला मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम ब्रादर, इस्लामिक रिपब्लिक, उम्मत, ऐसे कोई बकवास कभी की सऊदी अरब ने भी नहीं की, पुराने टाइम में भी नहीं की, आज का तो छोड़े, उन्होंने तब भी नहीं की थी। दुनिया को पता है वो है तो है, बताने की जरूरत थोड़ी ना, हर स्टेज पे अगर रोज आके थोड़ा बताएंगे, सबको पता है। उनका ऑफिशियल नेम है, उनके झंडे पे लिखा हुआ है, पूरी दुनिया को पता है। दो जियोपॉलिटिकल पोल में से एक पोल सऊदी अरब भी है, अगर रिलीजियस पॉलिटिकल पोल्स पे जाते हैं जियोपॉलिटिकल। फिलहाल दुनिया में दो पोल्स हैं, तीसरा जनवरी में इनॉग्रेट होने वाला है इंडिया में। ठीक है, जो इसकी पीछे वजह है, वजह ये है कि जितना जल्दी जल्दी नीचे से तेल खत्म हो रहा, ऊपर से अकड़ खत्म हो रही है। उनको पता है कि दुनिया के साथ अब काम करना है। ये ऐसे जो क्या कहते हैं यूपी में, चुकभैया नेता, ऐसे
चुतभैया नेताओं के साथ बैठक के घूमेंगे ना तो आपका कुछ नहीं होता। अब बड़ी लीग में आना है, बड़ी गेमें खेलनी है, क्योंकि नीचे से तेल खत्म, ऊपर से अकड़ खत्म। और जितना फ्यूचर में तेल खत्म होता जाएगा, उतनी ऊपर से अकड़ भी उतनी खत्म होती जाएगी। साइमल्टेनियसली दोनों काम चलते जाएंगे। तो ये एक सिंपल सी वजह है। जुनैद जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? बिल्कुल सही बोला आपने। और सिर्फ आपको ही क्यों अकेला चुल मचा है कि आपको भी जाना है? ये चुल बांग्लादेश को क्यों नहीं लगता कि हमें क्यों नहीं बुलाया? बिल्कुल। नेपाल को क्यों नहीं होता कि अरे यार हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? ठीक है ना। और सऊदी अरब की जो बात की, सऊदी अरब इसको प्रमोट करने में लगा, श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है ना। आने वाले टाइम में देखेंगे कि वहां पे गीता, रामायण, योगा, इन सब चीजों। सर, मैं दिसंबर की बात है, दिसंबर में मैं सऊदी गया था। वहां पर पढ़ा रहे हैं, शुरू कर दिया है रामायण और महाभारत स्कूल में शुरू कर दिया। और अभी 3 हफ्ते पहले की खबर थी कि सऊदी अरब में जो अभी नया सेमेस्टर शुरू होगा अभी अगस्त सितंबर में। नहीं, योगा तो बहुत पुराना हो गया, वो तो 2-3 साल अभी योगा डे गुजरा था 1.5-2 महीने पहले, जब इन्होंने सब सेलिब्रेट भी किया था ना। वो सही बोल रहे। वो इसकी वजह यही है कि सऊदी अरब जो अपने लोगों को जो रेडिकलाइज कर चुका, उन्हें डी रेडिकलाइज करना चाहता है। और इसके लिए वो चाहता है कि जो डी रेडिकलाइजेशन की जो सबसे अच्छी टेक्निक हो सकती है कि लोगों को योगा सिखाया जाए, मेडिटेशन कराया जाए, गीता के बारे में पढ़ाया जाए, थोड़ा सा दूसरे रिलीजन का भी एक्सपोजर दिया जाए। ठीक है ना। तो ये उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। और इंडिया पैसिफिक में देखें तो चिराग तले अंधेरा वाली बात होती हुई दिखाई दे रही है। फर्दर देखते हैं ये किस डायरेक्शन में जाता है। लेकिन जो अभी $50 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट जो किया है सऊदी अरब ने R&D को लेके, जो अपना एजुकेशन बजट जो इन्होंने प्रेजेंट किया है, जो कि बहुत बड़ी बजट है। और ये इतना बड़ा है कि जो आपका सीपेक जो प्रोजेक्ट था, जो 55 बिलियन का था, जो 10 साल का था, और पॉपुलेशन उनकी 30-35 लाख है स्टूडेंट्स की, या 60 लाख हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी जिनको पढ़ाना होगा। इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाने का के लिए 55 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और इसकी वजह जो मुझे लगती है कि वो R&D पे तो फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना। टॉप नॉच R&D, या जो चिप लेवल की जो होती है, या डिजाइन्स की, या सेटेलाइट, या हाई एंड जो इंडस्ट्रीज होती है, उसकी R&D को लेके वो एजुकेट करेंगे ही। साथ में डी रेडिकलाइजेशन पे वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल तो सऊदी अरब की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियली आया नहीं कि वो 50 जो बिलियन है उसको किस फॉर्म में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं उसको देख के यही लगता है कि वो इसको इस फॉर्म में ले जाएंगे। अभी 2-3 हफ्ते पहले की खबर थी कि सऊदी अरब ने अभी जो नया टेक्स्ट बुक्स निकाली हैं, जो अभी नया सेमेस्टर स्कूल का शुरू होगा ये अगस्त या सितंबर में, एंटी सेमिटिज्म की सारी चीजें निकाल दी, एंटी ज्यू सारी चीजें निकाल दी है। हिजबुल्ला और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में जो बातें लिखी थी वो सारी निकाल के ज्यू की फेवर्स में लिख दी है। फेवर इन अ सेंस के पीस बनाना है, दैट्स इट, इतना फेवर किया। यही बहुत बड़ी बात है। महाभारत रामायण में दिसंबर में अपनी आंखों से देख के आया हूँ, जद्दा और रियाद में। ठीक है। योगा तो उधर चल ही रहा है 2016 से चल रहा है सर। और इसके पीछे वजह डी रेडिकलाइजेशन है, जो मुझे लगता है कि अपने लोगों का बिल्कुल यही तो उन्होंने 29 से जो कर दिया। और अभी रिसेंटली, अभी मैं डिस्कस कर रहा था जब आप डिस्कनेक्ट हुए थे, अभी रिसेंटली न्यूज आई कि 50 बिलियन का सऊदी अरब का एजुकेशन बजट है इस साल का, जो मेनली R&D को फोकस करके, जो ये इतनी बड़ी अमाउंट है जो आपके सीपैक के 10 साल प्रोजेक्ट के बराबर है। 15 इतना बड़ा अमाउंट आप जी सर 15 बिल्कुल इतना बड़ा अमाउंट आपको तभी खर्च करना होता है जब आपको डी रेडिकलाइजेशन जैसे एडवेंचर करने हो, टॉप नॉच रिसर्च को फरोग देना हो, और अपनी कौम को एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाना हो, दुनिया की वर्ल्ड पोडियम पे खड़ा करना हो, अपने मुल्क को टॉप पोजीशन पे, दुनिया के बीच में अपनी अहमियत बढ़ाने वाली बात है। आपकी कौम से भी तो आपकी अहमियत बढ़ती है, जरूरी थोड़ी ना इकोनॉमी। इजराइल इतना सा इकोनॉमी के में G20 में है, इजराइल G7 में है, मिलिट्री सुपर पावर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई R&D टेक्नोलॉजी की वजह से वो दुनिया में उसकी एक्सटेंडिंग है, उसकी एक अहमियत है। अच्छा, बाय द वे इजराइल को बुलाया यूक्रेन समिट में।
अच्छा जुनैद जी और डेविक जी, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। इस तरह की जो आने वाली अपडेट्स हैं उस पर आपके व्यूज़ हम लोग जानते रहेंगे और हमारे यूट्यूब फैमिली तक पहुंचाते रहेंगे। जुनैद जी आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, डेविक जी आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, Thank you. लाइक करें, हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।